Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 10 है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का पार्ट फर्स्ट, दैट मीन्स गवर्नेंस, है ना। गवर्नमेंट क्या होती है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पूरा हमने इस चैप्टर में देखा था। गवर्नमेंट के क्या है, अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है, सब हमने पढ़ लिया था अच्छे से। क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की तो बात फिर बनती है, जहाँ पे पब्लिक का, जनता का रोल होता है और रूल होता है। रोल भी रहेगा और रूल भी रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे भाई, हमारे सामने क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले तो आप फटाफट से लाइक कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ब्लैंक से। द डैश इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज। अच्छा, कौन सा ऑर्गन है, क्योंकि हमने क्या देखे थे, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखे थे। गवर्नमेंट के क्या देखे थे, ऑर्गन्स देखे थे, है ना। 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। सरकार के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। चलो मैं लिख देती हूं, जब तक आप बताओ। यहां पे मैंने लिख दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, इससे पहले आप सोचो कि कौन से ऑर्गन, क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए हैं। तो कौन सा ऑर्गन होता है सरकार का, गवर्नमेंट का, जो नए कानून बनाने का काम करता है। अब आपको मैंने इतने बार इतने अच्छे से पढ़ाया था, तो अब सोच लो इनमें से किसका काम होता है न्यू लॉज बनाने का। देखो, अगर जुडिशरी का बोलूं तो एक कानून को इंटरप्रेट करती है ना। एग्जीक्यूट का बोलूं तो कानून को एग्जीक्यूट कराती है। लेजिस्लेचर का बोलूं तो कानून बनाती है। अब बताओ आप क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, लेजिस्लेचर हो जाएगा ना। मैंने बोला कानून बनाती है, यानी नए कानून या कानून बनाने का काम इनके पास रहता है, लागू कराने का काम इनके पास रहता है, और कोई कानून तोड़ता है तो उसको इंटरप्रेट करने का काम, समझाने का काम जुडिशरी का रहता है। क्लियर। Many of our institutions have dash inspired by the wisdom of our ancient texts. बहुत से हमारे जो institutions होती हैं, संस्थाएं हैं, have dash, क्या है dash, वो आपको बताना है। inspired by wisdom of our ancient texts, जो हमारे प्राचीन टेक्स्ट थे उनसे इंस्पायर होके हमने वो चीजें ली हैं। क्या है, किसके बारे में बात हो रही, बताओ बताओ बताओ, किसके बारे में बात हो रही होगी। Many of our institutions have dash inspired by the wisdom of our ancient text. तो क्या हो जाएगा, मोटोज, है ना। हम क्या लेके चलते, एक मोटो या लोगो ऐसे लेके चलते हैं ना, कि भाई ये लिया है हमने, जैसे सत्यमेव जयते इस तरीके से बोलते हैं, तो हमने पुराने टेक्स्ट से लिए हैं ये। तो बहुत से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो मोटोज हैं पुराने प्राचीन हमारे टेक्स्ट से लिए गए हैं। Born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931, Dash was a renowned scientist. किसकी बात हो रही है, जो एक बड़ी ही हम्बल फैमिली में, रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में इनका जन्म हुआ था, और जो कि एक बड़े ही फेमस, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट भी थे। इजी है, बताओ किसकी बात हो रही है, किसकी बात की जा रही होगी, बताइए, बताओ बताओ बताओ, किसकी बात हो रही होगी। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। अब्दुल कलाम जी की बात हो रही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। देखो, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, हमें अच्छे से पता है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे, वो बताना है हमें, नंबर बताना है ना, कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम जी। 10th प्रेसिडेंट, 11th या 12th, हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम हमारी कंट्री के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11th, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको चैप्टर में भी। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी देयरफॉर इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेसी। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह, है ना, हमारी इंडिया भी कैसी डेमोक्रेसी है, जैसी एक मॉडर्न डेमोक्रेसी आज के टाइम की होनी चाहिए,
लोकतंत्र आज के टाइम का कैसा है, हम हमारी तरफ से क्या करते हैं, हमारे जो नेता लोग हैं उन्हें वोट देते हैं और वो हमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बिहाफ में हमारी परेशानियों को, हमारी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सरकार के सामने बोलते हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मिलता है, फिर क्या होता है, हमारे लिए काम किया जाता है। तो आज के टाइम की डेमोक्रेसी कैसी है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दैट मीन्स जो नेता लोग हैं, जो एमपीज एमएलएज हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो कैसी डेमोक्रेसी है, क्या हो जाएगा, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलो ये ब्लैंक्स है, ले लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। चलो नाउ मैच द कॉलम, क्या बात है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डेमोस, क्रेटोस, लोकल गवर्नमेंट, सामने क्या है, विलेज टाउन, एमएलएस, पीपल, रूल, एमपीज। स्टेट लेवल, अगर स्टेट लेवल की बात हो रही है यानी स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इनमें से स्टेट लेवल पे आप क्या सूटेबल है, इसमें विलेज टाउन आएगा, एमएलएज आएंगे, पीपल आएंगे, रूल आएगा या एमपीज आएंगे, बताओ। स्टेट लेवल पे क्या आएगा, स्टेट लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एमएलएज आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मैं अभी टिक नहीं कर रही, डायरेक्ट आंसर रिवील करेंगे। नेशनल लेवल की बात करो, चलो नेशनल लेवल पे क्या आएगा, एमपीज आते हैं हमारे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट की बात करें, अभी डेमोस और क्रेटोस छोड़ देते हैं, लोकल गवर्नमेंट में क्या आएगा, विलेज और टाउन, है ना, जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिसमें विलेज और टाउन्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, गांव वगैरह में। और शहरों में बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड ऑल। डेमोस के लिए क्या बोलेंगे, रूल या पीपल, और क्रेटोस के क्या बोलेंगे, पीपल या रूल, या सेम है, सही लिखा हुआ है। चलो देखो, फर्स्ट का स्टेट का हमने क्या लगा लिया, बी हो जाएगा, एमएलएज हमने देख लिया, ठीक है, एमएलएज देख लिया। उसके बाद नेशनल लेवल पे मैंने आपको बता ही दिया था, हमारे एमपीज आएंगे। लोकल गवर्नमेंट में हमारी क्या आ जाएगी, विलेज टाउन आ जाएगा। डेमोज में क्या आएगा, डेमोज किसके लिए बोलते हैं, पीपल के लिए कहा जाता है, और क्रेटोस किसके लिए कहा जाता है, हमारे रूल के लिए, है ना, तभी तो डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ पीपल, जनता का रूल, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। इजी है ना, काफी ज्यादा, इसलिए इजी है क्योंकि आता है, जब नहीं आएगा तो दो भी दिए होंगे ना मैच करने को, वो भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलो, व्हाट वाज द पास्ट मेथड फॉर सेंडिंग मनी टू अ बिजनेस, है ना, क्या पुराने ऐसे मेथड्स हम यूज करते थे जब भी हम पैसे वगैरह भेजा करते थे, बिजनेस करते थे, हमें पैसा भेजना रहता था, मनी भेजना रहता था, तो कौन से तरीके अपनाते थे। आज के टाइम पे तो बहुत से तरीके, लेकिन पहले के हमें मेथड्स बताने क्या होंगे। चलो, पीपल मेल द डिमांड ड्राफ्ट ऑब्टेन फ्रॉम देयर बैंक, लोग क्या करते थे, बैंक से पहले लंबी लाइन में लगते थे, डिमांड ड्राफ्ट आता था, डिमांड ड्राफ्ट उन्हें मिलता था, फिर उससे क्या करते थे, मेल करते थे, पहले ऐसा तो था। अब तो हम क्या कर देते हैं भाई, फोन पे, यूपीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इसका यूज़ करके हम पैसे वगैरह भेज देते हैं। पहले तो बैंक की लाइन में लगो। क्लियर? अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से काम चला जाता है। ठीक है, चलो, What are the three branches of government? गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस कौन सी है? सरकार की तीन ब्रांचेस कौन सी है? ब्रांच क्या ऑर्गन ही कह रहे हैं क्या, या लेवल्स कह रहे हैं? देखो ब्रांचेस कहा है तो क्या क्या हो जाएगी हमारी तीन ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ब्रांचेस बोल लो, ऑर्गन्स बोल लो, अंग बोल लो, बात एक ही। टेंशन नहीं लेना कि मैम ब्रांचेस तो हमने पढ़ी नहीं, हमने तो ऑर्गन्स पढ़े हैं। तो ब्रांचेस ऑर्गन्स सेम चीज है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, आ गया समझ में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर आती है जुडिशरी। ब्रांचेस पूछ लें या आपसे ऑर्गन्स पूछ ले, आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो, What is meant by separation of power? है ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हो? देखो तीनों ही जो ऑर्गन्स है ना, अपने अपने आप में अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये पावर को सेपरेट किया गया है कि भाई दूसरा जो ऑर्गन है कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और बाकी जो अदर ऑर्गन है वो कुछ बोल ना पाए। तो इसीलिए सेपरेशन दे रखी है पावर्स की कि भाई अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए जुडिशरी और लेजिस्लेचर बोल सकती है ना, आवाज़ उठा सकती है और उनको मानना पड़ेगा। यानी बेसिकली कोई भी अपना काम गलत तरीके से ना करे, नज़र रहेगी
उन जो दूसरे ऑर्गन से उन पे नज़र रखेंगे, इसीलिए पावर को सेपरेट किया गया है। इसको और अच्छे से समझते हैं तो मैंने बहुत लाइट उसमें समझाया कि कीपिंग द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट सेपरेट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, मतलब जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनको क्या करके रखना, सेपरेट करके रखना, ताकि कोई भी एक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो किसी ने कुछ गलत इस्तेमाल किया तो दूसरा बोलेगा ठीक है यार तुम ऐसा कर रहे हो तो यार मेरा भी देख लेना, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, एक ही हो रखे हैं। लेकिन अलग अलग पावर दे दी तो आपको पता चलेगा ना, जैसे आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट संभालने को दिया तो आपको पता चलेगा वो डिपार्टमेंट वाले कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ भी दिक्कत हो रही, तो आप बोल सकते हो। अब अगर आप सेम ही डिपार्टमेंट में हो, किसी ने कुछ करा तो आप क्या बोलोगे, हाँ मुझे भी मेरा फायदा चाहिए, सोच लेना मैं भी ऐसा करूँगा, है ना, तो तुम मत बोलना तब। इसीलिए पावर को सेपरेट कर रखा है क्योंकि कोई मिसयूज ना करे अपनी पावर का। क्लियर? चलो, व्हाट डज द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज? स्टेट गवर्नमेंट क्या मैनेज करने का काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट क्या मैनेज करने का काम करती है? क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार जिसे बोलते हैं, स्टेट अफेयर, स्टेट मैटर्स से डील करती है। चलो देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस रीजनल इश्यूज एंड सपोर्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी उसके एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज जो उसको स्टेट दे रखा है उसके इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। और जो लोकल गवर्नमेंट है, अब कुछ ऐसी चीजें जो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, है ना, उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर है, जो वो नहीं हैंडल कर सकती, तो वो किसकी हेल्प लेती, तब उसको कौन सपोर्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या मैनेज करती है? रीजनल इश्यूज, और लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। क्लियर? चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? नेशनल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार जिसको हम बोलते हैं, सबसे ऊपर लेवल की सरकार रहती है। तो नेशनल लेवल की तो नेशनल मैटर्स में, है ना, कंट्री रिलेटेड मैटर्स, पूरी होल कंट्री के लिए जो सोचती है। चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेसेस नेशन वाइड प्रॉब्लम्स एंड ओवरसीज नेशनल फंक्शंस, है ना, पूरे नेशन वाइड, पूरे देश से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं पूरे बड़े स्तर पे, उसको हैंडल करती है, और नेशनल जो फंक्शंस हैं उनको मैनेज करती है। क्लियर हुआ? नेशनल लेवल पे कुछ भी चीज़ें होनी है, कोई पॉलिसी आनी है, कोई कानून बनना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं नेशनल लेवल पे सबके लिए, पूरी कंट्री के लिए। इवन इंटरनेशनल मामलों में भी यही डील करती हैं, है ना, क्योंकि बड़े लेवल की गवर्नमेंट है। कंट्री को प्रोटेक्ट होना हो, आर्मी वगैरह ये चीज़ें, डिफेंस, ये सब मैनेज करती है। क्लियर? चलो, हाउ कैन सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी? सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में कैसे रहता है? जनता किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है? चलो देखते हैं। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी बाय वोटिंग इन लोकल इलेक्शंस। अगर हम चाह रहे हैं जनता पार्टिसिपेट करे, तो जनता कब पार्टिसिपेट कर पाएगी? जब उनके पास क्या रहेगा? जब उनके पास रहेगा सीधे सीधे सिंपल वोटिंग राइट्स। अगर जनता के पास वोटिंग राइट्स है, दैट मीन्स जनता कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो citizens can participate in grassroots democracy by voting in local elections, attending community meetings, joining local organizations, and engaging in discussions about community issues. Their active involvement helps shape policies that affect their lives, है ना। हम बात करते ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की, यानी अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे? सिटीजन्स लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है लोकली वो फेस करते हैं उनके लिए सॉल्यूशन देंगे, है ना, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो भी लगता है अपनी राय देंगे, ओपिनियन देंगे। ठीक है, उनका ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या करेगा? उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो एक्टिवली इस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता पा रहे हैं। अगर मैं किसी एरिया की हूँ, हमारा कोई एरिया है, हमें कुछ दिक्कत है, हम बोल ही नहीं रहे, तो कैसे सॉल्यूशन होगा? लेकिन हम बोल रहे हैं, इवन हम सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, दैट मीन्स वो डिसीजन हमारे काम का होगा, है ना, हमारे लिए बेटर होगा। क्लियर? चलो, What are some examples of grassroots democracy in action? Grassroots democracy के क्या आप उदाहरण दे सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? चलो देखते हैं। Examples of grassroots democracy include community-led initiatives, local councils where residents make decisions, and movements that advocate for social change. Initiatives like neighborhood association or town hall meetings are also practical examples. क्या क्या example होंगे grassroots democracy के? देखो, इनिशिएटिव्स जैसे जो लोकल काउंसिल्स है ना, वो आ रही है, जहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं इन काउंसिल्स में डिसीजन बना रहे हैं, है ना, फैसला ले रहे हैं। मूवमेंट्स जो एडवोकेट कर रहे हैं सोशल चेंज को के लिए, ऐसे मूवमेंट है जो चाह रहे हैं सामाजिक तौर पे बदलाव आए, चेंजेस आए। इनिशिएटिव्स ऐसे जैसे नेबरहुड एसोसिएशंस हैं या जो टाउन हॉल मीटिंग्स हैं, है ना, तो ये
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, यानी यहाँ पे जनता अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है, यानी जनता अपना योगदान दे रही है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाती है? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। बेसिकली ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मीनिंग यही होता है कि जब जनता को यहाँ बोला जाता है कि भाई आइए, आप के लिए काम करना है तो आप आइए, आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, इसी को बोलते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। क्लियर? चलो, What challenges does grassroots democracy face? Grassroots democracy क्या challenges face करती? देखो, ठीक है, अच्छा काम है, अच्छी चीज चाह रहे हैं कि जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, जनता इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या कभी कोई दिक्कत भी झेलती होगी या बढ़िया चलता होगा? नहीं, प्रॉब्लम्स भी फेस करते, दिक्कतें भी आती हैं। Grassroots democracy faces challenges such as lack of awareness among citizens. अब अगर citizens को ही नहीं पता है कि हमारे लिए कुछ कानून बने हुए हैं या हमारे लिए कुछ अधिकार है या हमारा भी कुछ डिसीजन मेकिंग में हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनता को ही नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? है ना, जनता को क्या है? अवेयरनेस नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? Limited resources for community organizing and sometimes resistance from higher levels of government. अब क्या होगा? जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है, चलाना है, उसके रिसोर्सेज ही इनफ नहीं है ना, इतनी इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है, तो जब पैसा ही नहीं है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे मदद करनी है, ठीक है, आपको मदद करनी है, आपको हेल्थ केयर का करवाना है, आपको सैनिटेशन कराना है, लेकिन उतना पैसा पलना ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? तो ये एक प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। फिर समटाइम्स रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या जो अपर लेवल की गवर्नमेंट है, हायर लेवल की गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से अपन बोलते हैं ना कि हमारे हेड से पूछना पड़ेगा। जैसे कोई बोलेगा कि मैम हम ये चाह रहे हैं, ऐसा हो जाए, हमारी हेल्प हो जाएगी, आप अपनी टीचर से बोलोगे, टीचर बोलेगी अरे यार लेकिन जो प्रिंसिपल है वो बात मान ही नहीं, तो बेटा मैं कैसे करूँ? तो आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होगा। वो भी मदद करना चाह रही होंगी टीचर आपकी, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया, तो यानी अपर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनसे कोई मदद नहीं मिलना। यहाँ पे अगर देखें, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी दिक्कत होती है, चैलेंज फेस करना पड़ता है। एडिशनली इनइक्वालिटीज इन पावर कैन प्रिवेंट इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। कई बार जो पावर है ना, जो पावर बटी हुई है उसमें इनइक्वालिटीज हैं, तो ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। है ना, पावर है, कोई ज्यादा अपनी चीज को असर्ट कर रहा है, ज्यादा अपनी पावर को असर्ट कर रहा है, तो इससे क्या क्रिएट हो जाते हैं? इनइक्वालिटी। है ना, तो लोग, इक्वालिटी नहीं रहती तो मेंबर्स कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे? कोई है जो वही लगे हुए हैं, दूसरे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, तो एक दिक्कत ये भी है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चैलेंजेस जो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, What is grassroots democracy? Why is it important for governance? Grassroots democracy क्या होती है और गवर्नेंस में ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्या होती है grassroots democracy? जरा देख लेते हैं। Grassroots democracy is a form of governance that emphasizes the participation of ordinary people into decision making process. Grassroots democracy एक तरीके की क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है that emphasizes the participation of ordinary people, जिसमें जो ऑर्डिनरी पीपल है, आम जनता है, उनका क्या रहता है? पार्टिसिपेशन रहता है। मतलब वहां कहा जाता है कि भाई आप जनता हैं, आप आइए, आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम फैसला ले रहे हैं। है ना, अगर आपके लिए फैसला लिया जा रहा है तो आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है ना, क्योंकि अगर मुझसे कहेंगे कि बेटा तुझे कुछ चाहिए तो तू बता, तो मैं बोलूंगी नहीं मुझे नहीं बताना, ले आओ, तो वो चीज़ आ जाएगी, तो क्या मतलब है? वेस्ट है, वो मुझे पसंद ही नहीं आएगी, क्या फ़ायदा? मेरे से पूछा जाएगा, बोलेंगे ना कि जब तुझसे बोला था बता कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, तो तूने तब बताया नहीं। अब जनता है, जनता जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो सरकार अगर कुछ भी स्कीम ले आए या कुछ भी काम कर ले, जनता को पसंद आएगा ही नहीं, फिर कैसे चलेगा? यानी दोनों तरफ से वेस्ट हुई चीज़ें। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप पार्टिसिपेट कीजिए। इट इनकरेजेस लोकल कम्युनिटीज टू हैव अ वॉइस इन पॉलिटिकल मैटर्स। ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है? लोकल कम्युनिटीज को बढ़ावा देती है कि पॉलिटिकल मैटर्स में भाई आवाज़ उठाओ। अगर सरकार है, सड़क बनवा नहीं रही है, आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो, तो वो नहीं बनवाएगी, या बनवा दी और टूट रही है फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे, तो ठीक है, उनका भी काम चल रहा है। पानी की कमी है लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप आवाज ही नहीं उठा रहे, आपको पता ही नहीं क्या करना है ना, तो क्या करेगी सरकार? सरकार जब करती, जब सरकार को दिखता है ना, वैसे तो खुद भी करती है, लेकिन और अच्छे से कब होता है? जब जनता बोलती है कि नहीं हमें चाहिए कि सड़क अच्छे से बने, ऐसी बननी चाहिए, इसको डबल लेन कर दो, है ना, या ये हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन उनको अच्छे से डेवलप करा दो, डॉक्टर्स नहीं। जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो वो करेंगे कैसे आपके लिए? ठीक है, बेसिकली आपको क्या कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करो आप भी। And promotes the ideas that power should be exercised at the local level. अब जब जनता पावर मतलब मैटर्स में पार्टिसिपेट करेगी, अपने व्यूज देगी, तो क्या होगा? इससे जो पावर है ना, वो बढ़ेगी, वो आप अच्छे से, वो आपके लिए करा जाएगा, लोकल लेवल पे चीज़ें होंगी आपके लिए।
Grassroots democracy is important because it ensures that needs and opinion for local communities are heard and considered in governance. Grassroots democracy क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इंश्योर कराती है कि जो नीड्स है और ओपिनियन से लोकल कम्युनिटीज की उनको सुना जाए, है ना। आपको बोला ही इसलिए जा रहा है कि भाई आइए बोलिए, आप बोलेंगे तो आपकी परेशानी हल होगी ना, कि सड़क की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स टूट रही है, स्कूल्स नहीं है या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इट हेल्प्स टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज, इन पॉलिसीज को क्रिएट करने में, ऐसी पॉलिसीज जो इंक्लूसिव है उनको क्रिएट करने में मददगार होगी। स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्ड, कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ करेगी, है ना, मतलब मजबूत करेगी। एंड फोस्टर्स अकाउंटेबिलिटी अमंग लीडर्स, इवन जो लीडर्स है उनके अंदर क्या आएगी, उनके अंदर किस चीज़ का बढ़ावा होगा, उनको अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो आंसरेबल रहेंगे। उनको भी लगेगा ना कि अरे यार जनता पार्टिसिपेट करी है, जनता बोल रही, तो अब हमें इनके लिए आंसरेबल रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्लियर? चलो, What is the meaning of governance? Why do we need a government? Governance का मीनिंग क्या होता है और हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, जरा देख लेते। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। देखो, गवर्नेंस तो एक प्रोसेस हो जाती है, गवर्नमेंट तो सरकार, लेकिन गवर्नेंस प्रोसेस एक तरीके की प्रोसेस है जहां पे फैसले लिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स, जो सोसाइटी है, जो समाज है, ऑर्गेनाइज रहे, मेंटेन रहे, तो ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रही है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको फॉलो भी किया जाए। तो ये क्या होती है, गवर्नेंस की प्रोसेस। We need a government to create and enforce rules that maintain order and harmony in society. हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती, कब पड़ती? क्रिएट करने के लिए, एंड एनफोर्स रूल्स दैट मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। वी नीड अ गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, और एनफोर्स करने के लिए, लागू कराने के लिए जो भी रूल्स हैं जो मेंटेन करते हैं ऑर्डर और हार्मोनी, है ना, समाज में, सोसाइटी में जो एकता, एक जो प्रॉपर ऑर्डर क्रिएट होता है उसके लिए जरूरी होती है। ठीक है। प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, ये इंश्योर करती है कि जस्टिस और इक्वालिटी हो। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली गवर्नेंस प्रोसेस होती है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम रूल्स बनाएं और ये इंश्योर करें कि रूल्स को फॉलो किया जाए। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट तो रूल्स को बनाती है और उसको लागू करवाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करती है। क्लियर हुआ? चलो, What is the meaning of democracy? डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? What is the difference between direct democracy and representative democracy? डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? यानी जनता का जब रूल होता है, यानी जब जनता वोटिंग मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी वोट दे सकती है, ये डेमोक्रेसी हो गई। अब जो डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, वो बताना है। देखो, अगर मैं सिंपल स्कूल का आपको एग्जाम्पल दूं, है ना, ये नेता वेता का नहीं दूंगी क्योंकि आप वोट देते नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्कूल का, कि आपको मैंने दिया भी था पढ़ाते वक्त कि आपके क्लास में मॉनिटर बनना है, कि 2-4 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टीचर क्या बोलेगी कि आप बताइए, टोटल स्टूडेंट्स जैसे 30 हैं, टीचर बोलेगी कि भाई चिंटू को मॉनिटर बनाए या बंटू को, तो या चिंटू बंटू को मॉनिटर बनाए या मोनू को मॉनिटर बनाए। तो किसी ने मोनू को 10 दे दिए, किसी ने चिंटू को 20 पॉइंट्स दे दिए, है ना, मतलब हाथ 20 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर दिए, या मोन्टू के लिए इतने बच्चों ने हैंड रेस कर दिए, तो समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, मोन्टू जीता है क्योंकि मोन्टू को 25 बच्चों ने वोट्स दिए, है ना, हाथ हैंड रेस किया है, यानी मोन्टू क्या है, अब मॉनिटर बनेगा। यानी इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, टीचर ने बोला कि भाई आप हाथ उठाइए, जो ज़्यादा जितने हैंड रेज होंगे कि जिसके लिए होंगे, यानी वो मॉनिटर बनेगा। यानी इसमें आपकी पसंद दिख रही है कि आप किसको मॉनिटर बनवाना चाह रहे हो। आप लोग ज़्यादातर चाह रहे हो मोनू मॉनिटर बने, दैट्स इट। ये क्या हो गई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दैट मीन्स आपकी पसंद का अब जो है मॉनिटर बन गया है। अब कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी तो आपके बिहाफ में वो क्लास टीचर से और प्रिंसिपल से बात करेगा, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, टीचर आएगी, बोलेगी भाई उठो मोनू या उठो चिंटू, तुम मॉनिटर हो। आपने बोला कि भाई हमें चिंटू चाहिए मॉनिटर, नहीं ना, क्या आप में से किसी ने हाथ उठाया, किसी ने बोला कुछ को चाहिए होगा, कुछ को नहीं चाहिए होगा, क्या सबने अग्री किया, नहीं किया, टीचर ने डायरेक्ट आए बोला कि ये मॉनिटर है आपका, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी आपका रोल नहीं है, टीचर ने डायरेक्ट उठा के उसको मॉनिटर बना दिया। क्लियर? तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी कि नेता जिनको आप चुन रहे हो वो रिप्रेजेंटेटिव, और जो डायरेक्ट बन रहे हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। क्लियर? चलो आंसर देखते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू मेक डिसीजंस लाइज विद द पीपल। देखो, डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट है, सरकार जो हम कहते हैं, जहां पे पावर किसके पास रहती है, पावर रहती है जनता के पास डिसीजन बनाने की।
In a democracy, citizens have the right to participate in decision-making processes either directly or through elected representatives. डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पावर किसके पास रहती है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जनता के पास रहती है. इधर या तो डायरेक्टली रहेगी या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, या तो चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव, या डायरेक्ट मिल रहे हैं तो डायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है इसमें समझते हैं. इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल सिटीजंस हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग. यानी यहाँ पे जो सिटीजंस होते हैं उनके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप डायरेक्ट चुनिए. दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन कैन वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज. यानी कोई भी कानून है, कोई भी पॉलिसीज है, उसमें आप डायरेक्ट वोट दे सकते हो. एग्जाम्पल्स इंक्लूड एंशिएंट एथेंस एंड मॉडर्न डे रेफरेंडम्स वेयर सिटीजंस वोट ऑन स्पेसिफिक इशूज. यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी इशूज आ रहे हैं, कुछ भी कानून है कि अच्छा हम ये कानून लाना चाह रहे हैं सड़कों से रिलेटेड, तो आप वोट दीजिए. तो आपने वोट दिया तो समझ में आ गया अच्छा जनता चाह रही है ये कानून ना आए, या कुछ भी ऐसी पॉलिसी है तो आपने कहा जरा आप वोट दीजिए, समझ में आएगा. तो ज्यादातर जनता ने क्या करा, सपोर्ट करा, समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमें कानून लाना चाहिए, ये पॉलिसी लानी चाहिए. तो ऐसे ही यहाँ पे फॉलो किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे जनता डायरेक्ट परफॉर्म करती है. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजंस इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. यहाँ पे क्या होता है, सिटीजंस जो डिसीजन बनाते, फैसले बनाते हैं, किसके बिहाफ में? किसके बिहाफ में? मतलब किसके बिहाफ में इन्हें चुना जाता है? जनता इन्हें चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव को, है ना. यानी आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये जो नेता लोग हैं ये आपकी प्रॉब्लम को बताएंगे, फिर सॉल्व होगी. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट. अगर अब आपने इन्हें चुना है, आपने इन्हें वोट दिया है, तो जो भी ये फैसला लेंगे, जो भी इन्होंने वादे कस्में खाई होंगी उस वक्त हाथ वाथ जोड़ के, ठीक है, तो अगर कर पा रहे हैं तो भी जवाब दो, नहीं कर पा रहे हैं तो भी जवाब देना पड़ेगा. कर लिया तो अच्छी बात है, जनता सवाल करेगी कैसे क्या हुआ, आप तब भी जवाब दोगे. नहीं कर पा रहे तब तो फिर देने के लिए बैठे ही रहो, है ना. आंसरेबल रहना पड़ता है, अकाउंटेबल रहना पड़ता है. यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भरोसा किया है, तो बोलना तो पड़ेगा ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल्स इंक्लूड मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम वेयर इलेक्टेड ऑफिशियल्स सच एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज रिप्रेजेंट द सिटीजंस. अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे इंडिया का एग्जांपल, हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी यही हाल है. यूनाइटेड किंगडम हो जहाँ पे इलेक्टेड ऑफिशियल्स जैसे मेंबर्स ऑफ, हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट, एमपीज या एमएलएज, है ना, जो क्या करते हैं, सिटीजन्स को, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गई. तो ये क्या हुई हमारी डेमोक्रेसी, और जिसमें डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. चलो, explain how the three government organs are at work in the case of cyber criminals described above. How do they intervene? देखो हमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या समझाना है कि कैसे ये जो तीन गवर्नमेंट ऑर्गन्स है ना, काम करते हैं. साइबर क्राइम वाला केस जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि फॉर एग्जांपल कुछ साइबर क्राइम वाला केस है, तो तीनों ऑर्गन्स कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे काम करेगी, कैसे मेंटेन करेगी, है ना. तो हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है. और ये इंटरवेन कैसे करेगी, कैसे इन मामलों में इंटरफेयर करेगी. पता चले भाई कुछ क्रिमिनल है, लोग कुछ भी ट्रांजैक्शन ने फ्रॉड करा, अब क्या काम रहेगा कानून बनाने वाले का, क्या काम रहेगा कानून को लागू कराने वाले का, और क्या काम रहेगा जो कानून को इंटरप्रेट करेगा, सजा वगैरह सुनाएगा. कैसे ये लोग काम करते वो हमें क्या करना है, जो है एक्सप्लेन करना है. Digital technologies have eased the life of people at the same time created a new class of criminals who finds digital ways of stealing people's money. देखो अब टेक्नोलॉजी होना अच्छी बात है, लेकिन ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इनसे नुकसान भी है, फ्रॉड भी बहुत होता है. ठीक है, आपको कोई लिंक भेज दी, आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपने गलती से अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिया, कुछ भी ऐसा फ्रॉड लिखा हुआ इसमें, आपको भरोसा हो गया कि अरे वाह मेरे को इतना इनाम मिल रहा है, मेरे लिए आपने अपना अकाउंट नंबर, कुछ भी ऐसी डिटेल डाल दिया, फोन नंबर जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो क्या हो जाता है, अब लुट पिट जाते हैं. तो ये बहुत सही तरीका होता है लूट मारी का, बेसिकली डिजिटल तरीका. ठीक है, पहले तो पर्स छीन लिया, चेन छीन लिया, ऐसा होता था, लेकिन अब डिजिटल तरीका हो गया है. बढ़िया एजुकेटेड लोग ये काम करते हैं. टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव हैज पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज. इन चीजों को, इन क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग न्यू, जैसे उन्होंने नया कानून बनाया कि भाई ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, तो अब लेजिस्लेचर क्या करेगी, वो कानून बनेगी. क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक न्यू लॉज,
कानून बनाती है। Many criminals who have been involved in robbing innocent people of their hard-earned money have been arrested executive। अब क्या होगा, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ, जिनके साथ ये उनको चीट करा गया है ना, फ्रॉड किया गया, उनको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव अरेस्ट करेगी। फिर उसके बाद जुडिशरी क्या करेगी, उनको सजा सुनाएगी। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, उसको फाइन होगा, जेल होगा। तो ये तीनों क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। आगे देखें, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Can you think of other aspects of your daily life where the government plays an important role? है ना, हमें तो वैसे पता ही है सरकार बहुत किस्म किस्म के रोल प्ले करती है, चाहे हमारे एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ केयर के लिए हो, सैनिटेशन के लिए हो, है ना, हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए हो, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट रोल हमारी सरकार के रहते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया कि कोई अदर एस्पेक्ट आपके माइंड में हो, बता सकते हो क्या? चलो देख लेते हैं फटाफट से। There are other areas of our daily life where the government plays an important role. For example, checking and ensuring quality and prices of food articles, milk, etc. देखो, ऐसा नहीं है कि खाने पीने की चीज़ें कुछ भी आ रही है तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी कैसी है, वो फूड स्टैंडर्ड कैसा है ना। फूड मिनिस्टर भी होते हैं जो, वो इसीलिए ही होते हैं कि क्वालिटी कैसी है, खाना कैसा है, जो भी चीज़ें हो रही, प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी घटिया क्वालिटी के बन रहे हैं, ऐसी क्वालिटी के बन रहे हैं कि जो जनता है उनके हेल्थ पर इशू आए, पता चले बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें देखने का काम भी किसका रहता है, सरकार का रहता है। ठीक है, कौन सी चीज़ें? चेकिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी एंड प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स, मिल्क एक्सेट्रा। इवन प्राइसेस भी कम है या ज़्यादा है, कैसे क्या है, ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही रहती है। पता चले प्राइस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, जनता रो रही है, सर पीट रही है, नॉट, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना, ऐसा नहीं है। वो देखते हैं, अगर ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा जगहों से प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड्स आ रही हैं, तो फिर क्या करती है सरकार, उसको लिमिट में भी करती है, प्राइस भी कम करती है, ऐसा करती है कि सबके लिए इनफ हो। हेल्पिंग टू प्रिजर्व फॉरेस्ट, कवर इन्वायरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे राइट्स के लिए, इवन हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काम करती है ना, फॉरेस्ट कवर के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। एंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई नियमित तौर से पानी की सप्लाई बनी रहे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, क्लीनिंग ऑफ रोड्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लैंप्स, ये जो स्ट्रीट लैंप्स लगी रहती है ना, आप सड़कों पे लैंप्स देखते हो या पार्क देखते हो, है ना, या रोड्स जो इतनी साफ सुथरी सफाई चलती रहती, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, इवन हेल्थ हो गई और एजुकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, सरकार करती है। तो ये सारे किसके काम है, ये गवर्नमेंट के रोल है। चलो आगे चलते फटाफट से। क्वेश्चन 16, रिकॉल दी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। आपको क्या करना है, जो 3 ऑर्गन्स है, 3 अंग है गवर्नमेंट के, उनको रिकॉल करना है और उनके क्या क्या डिफरेंट रोल्स हैं वो बताना है ना। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकते हैं, 3 ऑर्गन्स कितने बार बताया मैंने, बार बार बताया, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होता है। इनके बड़े ही महत्वपूर्ण रोल होते हैं और इनके पास क्या रहती है, सेपरेशन ऑफ पावर भी रहती है, ये भी हमने पढ़ा था, देख लेते हैं फटाफट से। लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का। ठीक है, क्या करती हैं, कानून बनाती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिबेटिंग एंड पासिंग लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द कंट्री। इनका काम क्या रहता है, यहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तब जाके फाइनल जो है बिल पास होगा कि कैसी क्या पॉलिसी बननी चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए। और कोई भी बिल पास होने से पहले, कोई भी लॉ बनने से पहले उसके पीछे बहुत डिबेट होती है, बहुत डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बोल दिया और हो गया, है ना। इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अमेंड और रिपेल एग्जिस्टिंग लॉ। और इसके पास किस चीज़ की पावर होती है ना, अगर कोई भी बने हुए लॉज हैं तो उनको क्या करना, उनको हटवाना या उनमें चेंजेस कराने की पावर भी यहाँ पे होती है। कोई भी कानून में ऐसा लग रहा है कि अब उसको और अपग्रेड करना चाहिए, इसमें अब ये बदलाव लाने चाहिए, तो यहाँ भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर की रहती है। The legislature represents the will of the people and holds the executive accountable. अब रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेचर है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है वो ना, तो पब्लिक के लिए तो काम करेगा। जनता ने ही जब इन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वोट दिया है, नेता बनाया है, तो अपने लिए ही बनाया है ना। ऐसी थोड़ी कि भाई जनता को शौक चढ़ रहा है कि भाई आप नेता बन जाइए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं, इनकी भी कुछ डिमांड्स होगी। ठीक है, और इसके लिए फिर एग्जीक्यूटिव को क्या रहना पड़ता है,
आंसरेबल रहना पड़ता है, अकाउंटेबल रहना पड़ता है। तो कानून बनाने का, उसमें चेंजेस करने का, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर पर होती है, फर्स्ट ऑर्गन। नाउ सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू कराने का काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ, है ना, कानून को इंप्लीमेंट कराना और लागू कराने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट, ये क्या इंक्लूड करती है, इसमें कौन कौन रहेंगे, स्टेट के हेड रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, है ना, और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, और बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी रहेगी। बेसिकली एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जिसमें सरकार आ जाती है हमारी, और सरकार में मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रेसिडेंट, ये सब होते ही हैं, अदर मिनिस्टर्स। क्लियर, ठीक है, चल। It administers public policy and oversees the functioning of the government. ये क्या एडमिनिस्टर करती है, पब्लिक पॉलिसी को एडमिनिस्टर करती है, और किसकी फंक्शनिंग देखती है, भाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है इसमें, क्योंकि पूरा काम गवर्नमेंट का रहता है ना करने का, तो ये एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है। क्योंकि हमने क्या देखा, टू एग्जीक्यूट दी लॉज, यानी कानून लेजिस्लेचर से बन चुके हैं, चीजें बन चुकी है, डिबेट हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली करने का काम यहाँ पे सरकार करती है, कार्यपालिका करती है। द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो मैनेजेस पब्लिक सर्विसेज एंड इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर, है ना, कायदे कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का होता है। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी का काम जहाँ पे आपके कोर्ट सिस्टम आते हैं, अदालत वगैरह जो हम बोलते हैं, है ना, द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड इंश्योर्स दे आर अप्लाइड फेयरली। जुडिशरी क्या करती है, वो कानून को इंटरप्रेट करने का काम करती है, और वो ये इंश्योर करती है कि ये फेयर तरीके से अप्लाइड हो, है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के साथ कुछ मतलब कह सकते हैं इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। दिस इंक्लूड्स कोर्ट्स एंड जजेस, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें मैंने बताया ना कोर्ट सिस्टम, तो कोर्ट में कौन होंगे, लॉयर्स होंगे, जजेस होंगे, ठीक है, हु रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने का काम करते हैं, सॉल्व कराने का काम करते हैं, एंड डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ एक्शंस, जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो कैसे हो, लीगल तरीके से हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि इलीगल हो रही है चीजें, प्रॉपर तरीके से प्योरिटी के साथ न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन्स एंड इंश्योर्स जस्टिस, ये क्या करती है, जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है ना, और ये इंश्योर कराती है कि सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, सही बात है ना, अगर आपके साथ कोई इनइक्वालिटी कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, या आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसी भी तरीके से आपके रिलीजियस फ्रीडम को छीन रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट न्याय कौन प्रोवाइड कराएगी, जुडिशरी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि जुडिशरी में हमारा कोर्ट सिस्टम आता है। द जुडिशरी कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जो भी काम, जो भी कानून अगर बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि बन गए तो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू एक चीज होती है जो आप 8th में और अच्छे से पढ़ोगे, कि अगर कानून को हटवाना है या कानून को चेंज करवाना है, क्योंकि ये जनता के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई चीज जा रही है, जनता के हित के अगेंस्ट कोई भी चीज जा रही है, तो उस कानून को या तो हटाना पड़ेगा या उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये पावर भी किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है। इसको ना और अच्छे से आप 8th क्लास में पढ़ोगे ना ऑर्गन्स को, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, अभी इतना काफी है। 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, कानून में बदलाव लाती है, ठीक है, फिर आती है आपकी कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट आती है ना, जो कानून को या लॉज को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कराने का काम करती है। आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज जुडिशरी। क्या करती है जुडिशरी, कानून को इंटरप्रेट करने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। ठीक है, चलो, Why do we need 3 tiers of government? हमें गवर्नमेंट के जो 3 लेवल हैं, टीयर्स मतलब आप इसको और करके लेवल भी लिख सकते हो। क्यों जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल की? क्या एक लेवल से काम नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा, एक लेवल से नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रही? ये नेशनल या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट या लोकल लेवल की गवर्नमेंट की हमें क्या जरूरत है ना? क्यों इन लेवल्स की जरूरत है? इसीलिए ताकि हर लेवल अपना काम आराम से कर सके, है ना। जैसे आप लोगों 3 भाई बहनों, मम्मी जा रही है छुट्टी पे, मतलब नानी वानी क्या जा रही है 2-4 दिन के लिए, बोलेंगी कि तुम बड़े भाई हो, तुम पूरा घर संभाल लेना, तो क्या आप मैनेज कर पाओगे पूरा घर? कितनी दिक्कत हो जाएगी, कितना बर्डन आ जाएगा। लेकिन मम्मी ने कहा एटलीस्ट तुम लोग अपने अपने रूम हैंडल कर लेना, है ना, पापा बाकी चीज देख लेंगे, तुम अपने रूम की साफ सफाई, तुम तो क्या हो गया, अपना काम बढ़ गया। तो आप अपने काम को अच्छे से
मैनेज कर पाओगे। क्लियर? तो ऐसे ही सरकार का भी रोल रहता है, देख लेते हैं। द 3 layers ऑफ गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, अलाउ फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस बाय एड्रेसिंग इश्यूज एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल के जो जो इश्यूज रहते हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट में आपको टाउन और विलेज लेवल के इशू रहेंगे, है ना, गांव पंचायती राज, पंचायत ग्राम सभा आ जाएगी। विलेज जो है शहर मतलब सिटी के लिए क्या आ जाएगा आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम हम कहते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट लेवल के मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगी, उनसे डील करेगी। फिर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रहती है आपकी नेशनल लेवल पे, जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है और इवन इंटरनेशनल मैटर्स से भी डील करती है। This structure helps in better resource management, localized decision making and efficient implementation of policies. सही बात है ना, अगर आपको क्या कर दिया जाए, चीजों को डिवाइड कर दिया जाए। आपको अगर कोई भी बोलेगा ये पढ़ो, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा नहीं पूरा पैरा पढ़ लो। क्या बोलेंगे, पहले 2 लाइन समझो, फिर 2 लाइन को रीड करो, फिर उसके बाद चीजें आराम से हो पाती है ना। चंक्स में डिवाइड करना इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये क्या कर दिया, चंक्स में कर दिया, अलग अलग लेवल्स में कर दिया, ताकि भैया आप अपनी अपनी लेवल का काम संभालिए। अब नेशनल गवर्नमेंट है मानो अकेली, वो कहां तक गांव वगैरह जिले इलाकों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। उसी के लिए क्या है, लोकल गवर्नमेंट है ना। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बड़े लेवल का काम करेगी। जैसे लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स हैंडल्स इश्यूज एंड सर्विसेज दैट आर स्पेसिफिक टू टाउन, सिटीज एंड विलेजेस। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, हैंडल करती है इश्यूज और सर्विसेज दैट आर स्पेसिफिक टू टाउन, सिटीज एंड विलेजेस। जैसे लोकल बोला है हमने, तो शहरों में, सिटीज में, गांव वगैरह के इलाकों में जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कतें, इनको सॉर्ट करने का काम लोकल गवर्नमेंट का रहता है। These include sanitation, local roads and community services. इसमें क्या रहेगा, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारा चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। They are closer to the people and can address local needs and problems more effectively. लोकल गवर्नमेंट है ना, जनता के सबसे करीब की गवर्नमेंट है, जनता के सबसे क्लोज यही वाली गवर्नमेंट होती है। सही बात है ना, कुछ भी दिक्कत होती तो आप नगर निगम, नगर पालिका के ऑफिस चले जाते हो। अगर आप गाँव में हो तो आप मीटिंग वगैरह होती है, जो है ग्राम सभा होती, ग्राम पंचायत होती, तो आप वहां जा पाते हो। दैट मींस आप जा पा रहे हो ना। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास कहां जा पा रहे हो, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के पास कहां जा पा रहे हो, लेकिन इनके पास आप क्या कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, पहुंच पा रहे हो। दैट मींस सबसे पास जनता की यही वाली सरकार होती है। ठीक है, चलो। State governments manage matters that are beyond the scope of local governments but are still specific to a particular region or state. State government की बात करें तो ये उन matters को sort out करती, solve करती, resolve करती है जो local government की reach से बाहर है ना, local government की हाथ से बाहर है, मतलब वो इतनी चीज मैनेज नहीं कर सकती, तो state government उसको मैनेज करती है, वो उसके region और state की हो, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में लोकल गवर्नमेंट है, वो नहीं मैनेज कर पा रही कोई चीज, बड़े लेवल की है, तो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो है वो मैनेज करेगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके राज्य की प्रॉब्लम है भाई, वही तो मैनेज करेगी। क्लियर? These include education, health and infrastructure development. इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, they have the authority to make decisions that reflects the need and priorities of their state's population. वो किन चीजों पे ध्यान देती है, अपनी जो राज्य की जनता है, क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी डिजायर्स है, डिमांड्स है, उनके अकॉर्डिंग ये काम करती है। क्लियर? तो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी अपनी स्टेट के बारे में, स्टेट के लिए काम करना। नेशनल गवर्नमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, द नेशनल गवर्नमेंट हैंडल्स इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर कंट्री। दीज इंक्लूड डिफेंस, foreign policy and national economic policies. It ensures unity and coordination among the states and represents the country at the international level. ये क्या है, नेशनल गवर्नमेंट है जो कौन से इश्यूज हैंडल करती है, इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, है ना, फॉर आवर एंटायर कंट्री। ओके, दीज इंक्लूड डिफेंस, इसमें डिफेंस भी आ जाएगा, आर्मी वगैरह ये सब आ जाएगा, फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन मैटर्स, है ना, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग सारी चीज़ों का जो है यहाँ जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट पे है। इट इंश्योर्स यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स, और ये जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट की होती कि जो सारे स्टेट्स हैं हमारे, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, यूनिटी रहे। पता चले यहाँ से यूपी की सरकार एमपी की सरकार से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नहीं, इनको इनमें यूनिटी बनी रहे, तो ये देखने का काम भी किसका रहता है, नेशनल गवर्नमेंट का रहता है। एंड रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे कौन, किसकी जिम्मेदारी होती है, नेशनल गवर्नमेंट की। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो।
Having 3 layers of government allows for a more balanced distribution of power and responsibility. 3 लेवल की गवर्नमेंट से ये फायदा होता है कि जो पावर होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनमें क्या रहता है, उनमें बैलेंस रहता है ना. हमारी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहती है, बैलेंस रहती है. सही बात है ना. लोकल गवर्नमेंट अपना मैटर संभाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना मैटर संभाल रही है, नेशनल गवर्नमेंट अपना मैटर संभाल रही है. It ensures that decisions are made at the appropriate level. वो ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजन है प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से बन जाएं, है ना. कोई ये दिक्कत ना हो कि नेशनल गवर्नमेंट घबरा रही कि अरे यार मैं कहाँ ये गांव वगैरह के इशू सॉल्व करूं, मुझे तो कंट्री के भी इश्यूज को संभालना है. तो क्या कर दिया भैया, कोई बात नहीं, लोकल गवर्नमेंट है वो हैंडल करेगी. टेकिंग इनटू अकाउंट लोकल, रीजनल एंड नेशनल कंसिडरेशन. This structure promote efficiency, accountability and responsiveness to the diverse need of the population. ये structure किस चीज को promote करती है ना, efficiency को, accountability को and responsiveness to the diverse need of the population. अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, यानी जो जनता की अपने लेवल के हिसाब से डिमांड्स है ना, जो भी नीड्स है उनको फुलफिल अपने अपने लेवल पे करती है, तो इफेक्टिव तरीके से काम हो पाता है, अच्छे से काम हो पाता है. क्लियर. तो इसीलिए हमें 3 लेवल की गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि बैलेंस बना रहे काम में. कोई घबराहट ना हो कि भाई मेरे को तो ये भी संभालना है, मुझे तो वो भी संभालना है, मुझे पता है मुझे क्या संभालना है तो मैं अच्छे से संभालूंगा. क्लियर. चलो Now case-based question है. Born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu, in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist, nicknamed the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. Dr. Abdul Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007. एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे, हम्बल फैमिली से थे, रामेश्वरम में थी तमिलनाडु में. 1931 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो क्या थे, बड़े ही रिनोव्ड साइंटिस्ट थे जिनका निकनेम क्या था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल था, है ना. इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए इन्होंने काम किया था, मिसाइल प्रोग्राम के लिए काम किया था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के कारण इन्हें क्या बोला जाता था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. Dr. Abdul Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007. 2002 से 2007 तक ये क्या थे, प्रेसिडेंट रहे 11th नंबर के. क्लियर. नाउ हु वाज अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम कौन थे, हु वाज अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम कौन थे तो आपको यहां दिख ही रहा है. अब्दुल कलाम वाज अ रिनोव्ड साइंटिस्ट निकनेम्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ठीक है. चलो, Why Abdul Kalam was called Missile Man of India? इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था, अब भी हमने पीछे देखा था ना, ये देखो यहाँ पे. For his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. Clear? चलो. Abdul Kalam was called Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. आगे समझ में. चलो भाई. सो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.